शख्स अपनी कंपनी से काम करने के बाद घर वापस आता है और घर आने के बाद वो अपनी पत्नी और 14 साल की बेटी से कहता है कि तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अपने गांव जाना है। मैं बगल में रहने वाले अपने बड़े भैया से भी यही कह दे रहा हूँ कि वो लोग भी जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि क्योंकि हम सभी को कल जो है अपनी दादी की तेरहवीं संस्कार में शामिल होना है। अभी इसी वक्त निकल लेंगे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। और इतना कहने के बाद वो अपने बड़े भाई से भी ये कह देता है कि आप भी तैयार हो जाइए, हम लोग अभी 1 घंटे के बाद यहाँ से अपने घर के लिए निकलेंगे। इतना कहने के बाद वे सभी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रात करीब 8 बजे अपनी ही कार से अपने गांव के लिए निकल लेते हैं। उनका सफर ठीक ठाक चल रहा था कि तभी रात के करीब 10 बजे का समय हो गया था कि अचानक उनके कार से एक आवाज आती है। वे सोचते हैं कि कार शायद पंचर हो गई है। इसके लिए वो कार को एक साइड में लगाते हैं और साइड में लगाने के बाद जो कार चला रहा होता है वो नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद अपने फोन से कार के चारों पहियों को लाइट लगा करके देखता है। उसको देखने के बाद कार के चारों पहिए ठीक थे, कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। उसके बाद वो जैसी कार में फिर से वापस बैठने लगता है तभी अचानक वहां पर 6 आदमी उस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिनके हाथों में तमंचा होता है, धारदार हथियार होते हैं। फिर वे उस परिवार के साथ एक ऐसा खौफनाक खेल खेलते हैं को जिसका पुलिस ने जब खुलासा किया तो हर किसी की आंखें नम थी कि वो खेल था ही इतना भयानक। तो दोस्तों, क्या है सच्ची घटना जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एक लाइक का बटन जरूर दबा दें जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद का एक थाना लगता है खोड़ा। इसी खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार पिछले 15 सालों से यहीं पर रह करके एक कंपनी में काम किया करता था। तारीख थी 29 सितंबर 2016 की। शाम के करीब 7 बजे का वक्त रहा था जब उस परिवार का मुखिया अपनी कंपनी से काम करके घर वापस आता है तो कहता है कि हम लोगों को अभी इसी वक्त अपने गांव, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पड़ता था, वहां के लिए निकलना होगा, क्योंकि सुबह माँ की तेरही है और उस तेरही संस्कार में हम लोगों को समय से पहुंचना है। इतना कहकर वो अपनी पत्नी और 14 साल की बेटी को तैयार होने के लिए कहता है। साथ ही वो अपने भाई को भी तैयार होने के लिए कहता है, जो बगल में ही किराए के मकान पर रहता है। उसके भाई की पत्नी और उसका एक बेटा होता है, वो भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद 6 लोग उस कार में सवार होकर के अपने घर के लिए निकल लेते हैं। रात के करीब 10 बजे का वक्त रहा होगा। उनकी गाड़ी बुलंदशहर जिले के NH 91 पर दोस्तपुर गांव के किनारे पहुंचती है कि तभी अचानक उनकी गाड़ी में एक तेज आवाज आती है, जिसको जानने के लिए वे गाड़ी को रोक देते हैं। और गाड़ी को जैसे ही रोकते हैं वैसे ही वहां पर कुछ बदमाश आकर के उनको बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद उस पूरे परिवार को बगल के ही एक ज्वार के खेत में लेकर जाते हैं और जो उस कार में जो पुरुष थे उनके हाथ पैर बांध करके वहीं पर फेंक दिया जाता है। उसके बाद उन कार में सवार 3 महिलाओं को बाहर निकाला जाता है। उसमें एक नाबालिग 14 साल की बेटी भी होती। उसके बाद उन लोगों ने उन तीनों महिलाओं के पूरे कपड़े उतारकर तलाशी ली। उनके जो भी गहने जेवरात थे वो छीन लिए। उनके पास 11,000 रुपए के लगभग नकदी थी, वो नकदी भी उन लोगों ने खुशी खुशी दे दी, ये सोचकर कि शायद ये बदमाश हम लोगों से लूटपाट करके यहीं तक छोड़ देंगे। लेकिन उस परिवार के ऊपर एक ऐसा कहर टूटने वाला था जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल फिर उसमें से ही कुछ बहसी दरिंदों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए छोटे वाले भाई की पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 33 साल होती है, और उसकी बेटी जिसकी उम्र 14 साल होती है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि उस मासूम लड़की का उस दिन पहला पीरियड आया था। उन बहसी दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी करना शुरू कर दिया। आप जरा सोच कर देखिए कि जिस पति ने अपनी पत्नी की रक्षा करने की हमेशा के लिए कसम खाई हो, उसी की आंखों के सामने उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को उन बहसी दरिंदों ने शर्मसार कर दिया। उनके साथ हुए
इस खेल को लगातार 4 घंटों तक खेलते रहते हैं। जब उनकी हवस की आग पूरी तरीके से बुझ जाती है तब तक रात के करीब 4 बजे का वक्त हो जाता है। उसके बाद वो पूरे परिवार को ये धमकी देते हुए वहां से भाग जाते हैं कि अगर तुमने इसकी सूचना पुलिस को या कहीं भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें दिल्ली से लेकर गांव तक ढूंढ के मारेंगे। पूरा परिवार सदमे में था। वे किसी तरीके से अपने आप को संभालते हैं। उसके बाद उनके पास जो मोबाइल फोन होता है उससे डायल 100 पर फोन भी करते हैं, लेकिन फोन पुलिस कंट्रोल रूम को लगता ही नहीं। उसके बाद वो किसी तरीके से वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर कोतवाली देहात थाने पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर एसएचओ और जो नाइट इंचार्ज होते हैं उनसे अपने साथ हुई उस दरिंदगी की पूरी बात भी बताते हैं। पुलिस पहले तो इस केस को दबाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वहीं पर कुछ मीडिया के लोग भी होते हैं और उन्होंने जब उस परिवार से उनके समस्या को पूछा तो उन लोगों ने मीडिया के लोगों से अपने साथ हुई उस सारी हैवानियत को बयां किया। उसके बाद मीडिया के लोगों ने इस बात को 1 ही घंटे के अंदर पूरे बुलंदशहर में और सोशल मीडिया के माध्यम से बात प्रदेश सरकार और धीरे धीरे कुछ ही पलों में आग की तरह केंद्र सरकार तक पहुंच जाती है कि बुलंदशहर में एक हाईवे पर एक परिवार को बंधक बना करके उसकी मासूम बच्ची और पत्नी के साथ उन्हीं के सामने गैंग रेप किया गया। अब पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर के आक्रोश फैल जाता है। लोग सरकार का घेराव करने लगते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगता है और उस समय सरकार होती है समाजवादी पार्टी की। लोग सरकार ने तुरंत ही उन अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त आदेश दिए। मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी भी पहुंचते हैं। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को उन हैवानों की खोज में लगा दिया जाता है और पुलिस ने अपने सूत्रों के द्वारा फिर एक एक करके सभी को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई और उनके ऊपर ये मुकदमा लगभग 9 साल तक चलता है और फिर 2026 के शुरुआती दिनों में इसका फैसला आता है और इस फैसले में 5 अपराधी जो जेल में बंद थे, एक की मौत हो जाती है तो उन 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही प्रत्येक के ऊपर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है जो उस पीड़ित की मां और बेटी को दिए जाने को कहा गया है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे हैवानों को समाज में रहने की कोई जगह नहीं है, इनकी जगह है तो सिर्फ जेल है और ये पूरी जिंदगी अब जेल में ही अपनी काटेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि जहां भी रहें सजग रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।